हाय फ्रेंड्स, दोस्तों अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए अच्छी वोकैबुलरी का होना ज़रूरी है, ये बात हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों क्या होगा, कई बार इंग्लिश में क्या होता है कि आपको एक ही वर्ड के लिए कई कई वर्ड्स दिखेंगे और उनकी मीनिंग लगभग सेम होती है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये सीखना भी बड़ा ज़रूरी है जिससे कि हम अच्छी इंग्लिश को बोल सकें। इसके लिए दोस्तों आपको सिनोनिम सीखने चाहिए। सिनोनिम का मीनिंग होता है समान अर्थ वाले शब्द। दोस्तों आज हम सीखेंगे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स के वीडियोज़ में पहले भी आपको बना के दे चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियोज़ देखने हैं तो आपको मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी, वोकैबुलरी सीखें। उस प्लेलिस्ट में आपको तरह तरह के वर्ड्स के ऊपर, वोकैबुलरी के ऊपर वीडियोज़ मिलेंगे। उसी कड़ी में दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं सिनोनिम्स ऑफ कंट्री। कंट्री का मतलब होता है देश। तो देश के लिए जो अलग अलग शब्द चलते हैं और वो उनकी असल में क्या मीनिंग है, ये हमको ज़रूर सीखना चाहिए। तो उनकी सही मीनिंग में उनको यूज़ कैसे करना है, ये आज हम सीखेंगे। अच्छा दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना है जिससे कि आप हर वर्ड को अच्छी तरह से सीख सकें। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कंट्री के सिनोनिम्स उनकी सही मीनिंग के साथ। पहला वर्ड तो दोस्तों वही है कंट्री। कि तो कंट्री, एक्चुअली कंट्री से क्या मतलब निकलता है? हिंदी में तो एक ही वर्ड है देश। अच्छा, हिंदी में जो एक ही मीनिंग होती है इसके कारण भी कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि काटना। अब काटना क्या? सब्जी काटना, कपड़े काटना, सिर काटना, गर्दन काटना, बाल काटना। हिंदी में एक ही वर्ड है काटना, जिसमें मर्जी उसमें लगा दो, लेकिन इंग्लिश में सब के लिए अलग अलग वर्ड है। इस पर भी मेरा वीडियो है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ जैसे देश है, सबका मैंने देश ही मीनिंग लिखा है, लेकिन अभी आपको समझना चाहिए कि इनकी मीनिंग में डिफरेंस कैसे है। जैसे कंट्री का मतलब है देश, लेकिन असल में कब कंट्री यूज़ करना चाहिए तो वो तब आपको यूज़ करना चाहिए। यहाँ मैंने इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में मीनिंग बता दूंगा कि एन एरिया ऑफ लैंड, एक ज़मीन का टुकड़ा, कंट्रोल्ड बाय इट्स गवर्नमेंट, एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो अपनी सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा हो, यानी कि संचालित किया जा रहा हो। जिसको किसी एक सरकार ज़मीन के टुकड़े को जब संचालित करती है, उस सेंस में जब आपको बोलना हो कि ये वाला देश या वो वाला देश, तब आपको कंट्री वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी जब आप एक देश की संपूर्णता में उसकी बात करते हैं, पूरा जो देश है, पूरा जो ज़मीन का टुकड़ा है कहीं पर, और उसको जब एक सरकार संचालित करती है तब, तो कैसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करना चाहिए? जैसे इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, भारत एक सुंदर देश है, ऐसा कहा जा रहा है। तब उस देश को उसकी संपूर्णता में एक ज़मीन के टुकड़े के रूप में देखा जा रहा है जिसको एक सरकार चलाती है। ऐसे जब बोलना हो तब आपको कंट्री वर्ड यूज़ करना चाहिए। दूसरा वर्ड समझते हैं दोस्तों। दूसरा वर्ड है नेशन। अब ये भी आपने सुना होगा, नेशन। तो नेशन का भी मीनिंग है देश। देश, राष्ट्र, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो देश, तो अब एक नेशन कब हमको यूज़ करना है, किस मीनिंग में यूज़ करना है, क्या हमारा सेंस है कहने का कि हमको नेशन वर्ड यूज़ करना चाहिए, ये हम इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? अ कंट्री कंसिडर्ड इन रिलेशन टू इट्स पीपल एंड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। समझे आप क्या मीनिंग है? मैं आपको समझाता हूँ। अ कंट्री कंसिडर्ड इन रिलेशन टू इट्स पीपल, एक देश के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तब आप उस देश में रहने वाले लोगों का ख्याल आपके मन में जब है, जब आप उनके बारे में भी सोच रहे हैं, और इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जब आप एक देश में रहने वाले लोगों, उनके राजनीतिक और आर्थिक संरचना, आर्थिक ढांचे, आर्थिक स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं, इस रूप में जब आप एक देश को देखते हैं तब आपको नेशन वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। आप समझ गए कंट्री कब यूज़ करना है, नेशन कब यूज़ करना है? कंट्री जब आप संपूर्णता में एक देश के ज़मीन के टुकड़े के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया? ऐसा देश जिसके लोगों के बारे में भी आप सोच रहे हैं, उसकी राजनीतिक बनावट के बारे में भी सोच रहे हैं और उसकी आर्थिक बनावट के भी बारे में सोच रहे हैं, तब इस सेंस में जब बात करना तो हमको नेशन वर्ड यूज़ करना है। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? जैसे द USA इज़ द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड। द USA, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हम खाली अमेरिका भी बोल लेते हैं, तो अमेरिका जो है वो इस पूरे संसार में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है, नेशन है। जब हम ऐसा कहते हैं तो हम अमेरिका के लोगों के बारे में सोचते हैं, बहुत अमीर हैं वहाँ के लोग, ज़्यादातर लोग अमीर हैं। अमेरिका का जो राजनीतिक संरचना है, अब पूरी दुनिया में उनका प्रभाव है, और आर्थिक संरचना काफ़ी मजबूत है, दुनिया का सबसे अमीर देश है। तो इस प्रकार से जब हम किसी देश के बारे में सोचें तो हमको वहाँ पर नेशन वर्ड यूज़ करना चाहिए, वही बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड उसके लिए रहेगा। ऐसा नेशन का मीनिंग है। तो दोस्तों आप समझ गए कंट्री और नेशन क्या होता है। अब हम आते हैं तीसरे वर्ड पर, जो कि आपको थोड़ा सा हैरान भी करेगा, और वो वर्ड है दोस्तों स्टेट। अब स्टेट का मीनिंग हमने क्या सीखा बचपन से? राज्य। जैसे हम बोलते हैं
कि पंजाब इज़ ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ इंडिया, पंजाब जो है वो भारत का एक सुंदर राज्य है। ये मीनिंग तो है ही स्टेट की, वो तो हम जानते ही हैं। हमको आज ये सीखना है कि स्टेट का मतलब देश भी होता है, लेकिन किस सेंस में। जैसे ये कंट्री किस सेंस में था, ज़मीन के टुकड़े के रूप में जिसको सरकार चलाती है। नेशन, जब एक देश में रहने वाले लोगों के बारे में आप सोचते हैं, उनके लोग, उनकी राजनीतिक आर्थिक संरचना, तब नेशन यूज़ किया। स्टेट कब यूज़ करना है ये भी सीख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है अ कंट्री कंसिडर्ड एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जब एक देश को आप सिर्फ राजनीतिक रूप से देख रहे हैं, ऐसा कब होता है, जैसे यूरोप में जितने देश हैं, एशिया में जितने देश हैं, अगर वो मिलकर अपना एक ग्रुप बना लें। जैसे यूरोप के लोगों ने, यूरोप में जो देश हैं, यूरोप एक महादेश है, उसमें जो देश है उन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, उसका नाम है यूरोपियन यूनियन। उन्होंने तो अपनी करेंसी भी एक बना ली है, एक ही करेंसी पूरे यूरोप में चलती है। अभी यूके जो है, इंग्लैंड और बाकी के जो स्टेट्स हैं इंग्लैंड के व यूके के, वो अलग हो गए यूरोपियन यूनियन से। उन्होंने कहा कि हम यूरो नहीं, हमारा जो पहले जो हमारी करेंसी थी स्टर्लिंग पाउंड, हम उसी को यूज़ करेंगे। वो एक अलग बात है। लेकिन यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपीय संघ, वो एक जितने भी कंट्रीज़ हैं यूरोप में, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया है। तो उन्होंने ग्रुप बना लिया कैसे, पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से। यानी राजनीतिक रूप से जब आप किसी देश के बारे में बात करें तो हमको उसको स्टेट बोलना चाहिए। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, वैसे ही मैंने लिखा भी, एग्जाम्पल भी लिखा है। जैसे मोस्ट यूरोपियन स्टेट्स, ज़्यादातर यूरोपियन देशों ने, यहाँ स्टेट का मीनिंग हुआ देश, राज्य नहीं। मोस्ट यूरोपियन स्टेट्स हैव यूरो एज देयर करेंसी, कि ज़्यादातर यूरोपियन देश जो हैं उनकी करेंसी यूरो है, ऐसा मैंने लिखा है। भारत में करेंसी रुपया है, हमारी जो करेंसी, हमारे यहाँ जो पैसा चलता है वो रुपया है, जो करेंसी चलती है। और यूरोपियन देशों में जो करेंसी चलती है उसको यूरो बोलते हैं। हालांकि पहले सबकी अलग अलग करेंसी थी। जैसे फ्रांस में फ्रैंक्स चलते थे, इटली में लीरा चलता था, लेकिन अभी वो सब मिलके उन्होंने एक अपनी करेंसी बना ली, यूरो, कि हर देश में एक ही नोट चलेगा, एक ही करेंसी चलेगी। तो ऐसा उन्होंने किया तब वो एक राजनीतिक संगठन के रूप में काम कर रहे थे वो सारे देश। तो जब राजनीतिक रूप से किसी देश के बारे में आपको बात करनी हो, तब आपको उसको स्टेट बुलाना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप समझ गए दोस्तों, कंट्री क्या होता है, नेशन क्या होता है, स्टेट क्या होता है। अब हम आते हैं सुपर पावर, ये वर्ड है सुपर पावर, आप जानते हो ऑलरेडी। अच्छा दोस्तों, खाली पावर भी यूज कर सकते हैं। पावर का भी मतलब है कोई भी ताकतवर देश, और सुपर पावर जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश होते हैं उनमें से जो एक कोई देश है वो सुपर पावर है। तो सुपर पावर देश कैसे, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक, उसी को सुपर पावर कहेंगे। तो सुपर पावर्स 2-3 ही है पूरे वर्ल्ड में, उनमें से यूएसए एक है। तो हम वही बात यहाँ पर कही जा रही है, द यूएसए इज़ अ सुपर पावर, कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ अ सुपर पावर, कि अमेरिका जो है वो इस दुनिया की एक महाशक्ति है। तो सुपर पावर का भी मतलब है देश, लेकिन कैसे, जब आप उसकी ताकत के बारे में बात करते हैं तब। तो देखा दोस्तों आपने कैसे देश के लिए ही अलग अलग प्रकार के शब्द हैं। अब आप इमेजिन करिए कि आप इस तरीके से सोच के जब इंग्लिश बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश कितनी प्रभावशाली और कितनी कमाल की होगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस क्लास से आपको फ़ायदा होगा और आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी, समझ के बोलने में आसानी होगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम फिर एक नई चीज़ सीखेंगे, जैसा कि हम हमेशा सीखते हैं, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़े और आप अच्छी इंग्लिश को सीख सकें। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।